नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जो लोग जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो 5th सेमेस्टर में इस समय हैं या जो पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा, वो लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले सबसे बेसिक से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अदर सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा, बस आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आज बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका डिफिनीशन यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर होता है चार्ज फ्लोन बटे क्या होगा, टाइम। तो इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला जाता है। समझ में आया? चार्ज फ्लो होने की दर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। कि कितने समय में कितना चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो दोनों की वजह से करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। जैसे अगर मेटल की बात करें, अगर मेटल में जो करंट हमारी फ्लो करती है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करती है, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में जो हमारी करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के कारण होती है। ठीक है, लिक्विड में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के कारण होती है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। तो डिफिनीशन में चार्ज का लिखना ज़रूरी है। अगर आप केवल फ्री इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो वो भी सही हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज लिखना ज़रूरी है। क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इसका जो है फार्मूला लिखा गया है, करंट बराबर चार्ज फ्लोन बटे क्या है, टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड होता है। कूलाम पर सेकेंड एम्पियर। एम्पियर क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। आप लोग पढ़े होंगे कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो उसमें एम्पियर का नाम भी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, जो भी करंट होती है वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट फ्लो करती है तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की दिशा में ही रहेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रही है तो उसका जो डायरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट होता है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, डेफिनिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो करंट में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आपको ये पता है कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उसको तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन फिर भी करंट हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मेन कारण ये है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। एडिशन का आपका वेक्टर लॉ है, उसको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है तो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है। स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या होता है, ऐड होता है। जैसे मान लीजिए इधर से आपका 3 एम्पियर की करंट हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इधर से आपका कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इसके बीच एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, तो इधर से कितना करंट मान लीजिए जाएगा हमारा, 5 3 8 एम्पियर की करंट हमारी क्या होगी, जाएगी। अब इनके बीच जो एंगल है ना, इस एंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए करंट ऐड हो गई, करंट हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। अब मान लीजिए कोई करंट ऐसे आ रही है, 3 एम्पियर की करंट ऐसे आ रही है, और यहाँ से 5 एम्पियर की करंट ऐसे आ रही है। यहाँ पर 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। तो एंगल कुछ भी बने तो इधर से जो करंट जाएगी वो 8 एम्पियर की करंट हमारी क्या होगी, जाएगी। तो करंट क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये वेक्टर के नियम को फॉलो कर रहा है, क्या इस पर एंगल का कोई प्रभाव पड़ रहा है, इस पर एंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उधर से 5 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो टोटल करंट आपकी क्या होगी, 8 एम्पियर होगी। अब इस तरीके से नहीं होगा कि ए का स्क्वायर, मतलब वेक्टर के नियम के अनुसार a² + b² + 2ab cos जो है थीटा।
तो अब यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा का मान अलग अलग हो सकता है। तो वेक्टर के अनुसार ये ऐड नहीं होता है, वेक्टर के नियम के अनुसार जो है ये ऐड नहीं होता है, वो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार ये ऐड नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या होता है, ऐड होता है। अब स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे इसी तरीके से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है सब ऐसी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारा करंट होता है ना, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट एक डेफिनिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको क्या किया बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को एक टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एक टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। जब आप एमटेक में जाएंगे, बीएससी वगैरह आप करते हैं, एमटेक में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो वहाँ पर टेंसर क्वांटिटी आता है, कोई कोई इसे टीजर क्वांटिटी भी बोलता है। ठीक है, लेकिन टेंसर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में स्केलर दिया है और टेंसर दिया है तो आप स्केलर को नहीं मारेंगे, आप टेंसर को मारेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है, स्केलर दिया है, वेक्टर दिया है, फिर बोथ दिया है, तो आप केवल क्या मारेंगे, स्केलर क्वांटिटी मारेंगे। करंट को हमेशा आप स्केलर क्वांटिटी ही मानकर क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। ये जो मतलब ये पॉइंट है, ये आपका पावर ग्रिड में क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है और ना ही कोई पढ़ता है, नहीं आपके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब ये पूछ दिया जाता है, अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इस वजह से इसको हमने आपको क्या किया, बता दिया। एक होता है जैसे कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कन्वेंशनल करंट होती है, परंपरागत। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगा। ठीक है, लेकिन जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो हो रही है उसका जो करंट होगा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करती है तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी इलेक्ट्रिक करंट की हमने डिफिनीशन आपको बताई थी कि I बराबर चार्ज फ्लोन बटे क्या होता है, टाइम होता है। अगर एवरेज करंट निकालना है तो I एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पर जो है न्यूमेरिकल्स भी आपको बताया जाएगा, और इस पर जो न्यूमेरिकल्स होता है ना वो पावर ग्रिड में पूछा जाता है, और इस पर जो न्यूमेरिकल्स होता है पावर ग्रिड में पूछा जाता है वो क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है। जो पावर ग्रिड में पूछे गए क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रिवाइज होता है, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन क्या हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। और पावर ग्रिड में क्वेश्चन जो है आपके बुक से भी क्या होते हैं, फंसते हैं। जैसे कि हमने बुक बताया था आपको, BK मेहता, RK राजपूत, होंडा पब्लिकेशन। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक। ठीक है, तो बुक से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें फंसते हैं। JP गुप्ता से कम 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन क्या हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिला जुला करके आता है। तो ये अगर एवरेज करंट निकालना है तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी कूलम पर सेकंड हो जाएगा, इसको एम्पियर बोलते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम डी क्यू बटे डी टी फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी क्षण करंट की जो वैल्यू होगी उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जब AC चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस, एवरेज, RMS सब आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जानना जरूरी है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है हमारी, तात्क्षणिक करंट, मतलब
किसी टाइम पर जो करंट होगी, करंट तो वेरिएबल भी हो सकती है, कभी करंट 1 एम्पियर, कभी 2, कभी 3, कभी 4, हर एक क्षण करंट का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसी को इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को dq/dt से लिखा जाता है, और ये भी चार्ज फ्लो बटे टाइम ही है, एक प्रकार से कूलाम पर सेकंड है, और ये आपका क्या है, एम्पियर है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस भी बताना ज़रूरी है कि नहीं तो कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, क्वेश्चन है, current, the electric current is due to flow of ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव चार्ज ओनली, पॉजिटिव चार्ज, आपके बुक में पॉजिटिव लिखा गया है, मैं शार्ट में लिखा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है निगेटिव चार्ज ओनली, और तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, ठीक है, चार्जेज दिया है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली, चौथा है आपका न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली, भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज ओनली, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या सही है, बोथ ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है। तो करंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के कारण क्या करती है, फ्लो करती है। केवल मेटल एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करती है, जिसे आप निगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य कोई मटेरियल है, जैसे मान लीजिए लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की वजह से करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। तो इसलिए हम चार्ज मानेंगे, तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर is due to the flow of पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव आयंस ओनली, तीसरा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन
एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका न्यूट्रल एटम ओनली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पहला ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर है ना, तो मेटल्स में जो करंट फ्लो होती है केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। वो चीज़ आगे भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। मेटल की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, क्यूबिक होती है, ठीक है। वो क्यूब, उसकी क्रिस्टल संरचना क्यूब के जैसी होती है। तो क्यूब आपका कैसा बनता है, जैसे मान लीजिए घन, घन को आप क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी बाकी हैं, तो सब धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा। तो ये क्या है, क्यूब के फॉर्म में होता है। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करती है, फ्लो करती है। बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अब ये यूपीपीसीएल जेई में क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। और ऐसा जो क्वेश्चन है ना, यूपी ट्रिपल एससी जेई में भी पूछा गया है, उसके बाद रेलवे जेई में भी पूछा गया है, एसएससी जेई में भी इसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, एसएससी जेई, रेलवे जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स जो है आपके तैयार हैं अच्छे तरीके से, तो आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर जाएंगे। लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि एसएससी जेई में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, तो उसके लिए हमको सिलेबस पूरा क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट इन ए liquid, the electric current in a liquid is due to the flow of, due to the flow of, लिक्विड में करंट किसकी वजह से क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयन ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, बोथ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। जैसे भी नंबरिंग कीजिए आप, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बस। तो इसमें जो लिक्विड है ना, ये क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KOH हो गया या फिर H2SO4 हो गया, तो 2H प्लस और SO4 माइनस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, टूटता है। अब KOH है तो K प्लस और OH माइनस आयन में क्या होता है, टूटता है। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों हो गया। वो एक प्रकार का क्या होता है, KOH का लिक्विड लिया जाता है, H2SO4 का लिक्विड लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों के कारण इसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो इसमें ये ऑप्शन होगा, केवल पॉजिटिव आयन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आयन आपका क्या है, जैसे अब H2SO4 में, H2SO4 जो हमारा लिक्विड होता है, तो ये दो प्रकार के आयनों में विभक्त होता है, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस आयन में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2H है ना, तो डबल प्लस होगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, डबल माइनस है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों की वजह से करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। अब जैसे आप देखेंगे निकिल कैडमियम बैटरी या निकिल आयरन सेल, ठीक है, निकिल आयरन बैटरी या निकिल कैडमियम बैटरी, तो उसमें KOH यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आपका H2SO4 यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में 1:3
के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे अगर एक गिलास आप शुद्ध एकदम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं H2SO4 का, तो 3 गिलास उसमें वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो लेड एसिड वाले में मैं बात कर रहा हूँ, तो 1:3 के फॉर्म में क्या किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं थोड़े, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको क्या किया बताया, अभी ये क्वेश्चन आपका और है, अभी ये क्वेश्चन आपका और है, तो उसको मैं देखता हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। अब एक बोल रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से फ्लो करती है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब containing a gas is due to ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है आपका पॉजिटिव आयंस ओनली, तीसरा है आपका, देखिए अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, इस वजह से मैं इसको करा दे रहा हूँ। निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ, निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ। और आपका चौथा है आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ना, आप जब यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें डिस्चार्ज ट्यूब होता है, जैसे सोडियम वेपर लैंप पढ़ते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब पढ़ते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो बेरियम और स्ट्रांथियम से लेप्ट होता है। जब वो गर्म होता है ना तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है तो गैस है तो उसमें पॉजिटिव तो होगा ही, सिंपल सी बात है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी एमिशन होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ। तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसमें गैस है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, गैस है, तो इसमें देखिए निगेटिव आयंस तो दिया नहीं है, इसमें क्या है, निगेटिव आयंस तो दिया नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है, और पॉजिटिव आयन भी हमारे होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सबसे बेटर माना जाएगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज जब ट्यूब की बात करेगा तो आपको ये ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन में सभी आंसर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए प्रत्येक के टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही रहता है, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे यदि हमारा जो चार्ज है, चार्ज Q बराबर T² + 4T + 5 है, ठीक है, 3 सेकंड में करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तथा 0 to 2 सेकंड में करंट की एवरेज वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है। तो चार्ज आपका कितना दिया है, चार्ज आपका Q बराबर T² + 4T प्लस आपका क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू INST, ठीक है, बराबर आपका DQ अपान क्या होता है, DT होता है। अब आपको पता है कि कह रहा है कि 3 सेकंड पर, 3 सेकंड की बात कर रहा है, तो पहले तो Q का मान इसमें रखे हैं, तो D अपान क्या होगा, DT होगा, तो T² +
4t प्लस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा प्लस आपका 0 हो जाएगा कि नहीं। तो क्योंकि कांस्टेंट का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकल करके आ गई, लेकिन कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड में हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। तो 3 सेकंड में इसमें 3 सेकंड रखिए, तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर आपका 2 × 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 आपका कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। मतलब कह रहा है तीसरे सेकंड में या 3 सेकंड में जो करंट हमारी है वो 10 एम्पियर है। 4 सेकंड में कुछ और हो सकती है, 5 सेकंड में कुछ और हो सकती है। तो हर एक क्षण वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में हर एक क्षण वैल्यू हमारी समय के साथ क्या होती है, चेंज होती है। हर एक क्षण मतलब समय ही हो गया, क्षण को समय बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक टाइम पे वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है। 3 सेकंड में अभी 10 एम्पियर है, 4 सेकंड में कुछ और एम्पियर होगा, 4.5 सेकंड में कुछ और एम्पियर होगा। समझ में आया। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो पावर ग्रिड में पूछा गया है और मैं खुद सॉल्व किया हूँ, इस वजह से मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पावर ग्रिड में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अभी क्या कहते हैं एसएससी जेईई में भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएल में तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, इतना अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन ये नहीं है। अब वो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि एवरेज वैल्यू आपका ये है, आई एवरेज वैल्यू डेल्टा क्यू बटे आपका डेल्टा टी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 बटे आपका T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो जीरो क्या है आपका, T1 बराबर आपका क्या है, T1 बराबर आपका 0 है और T2 बराबर हमारा आपका क्या है 2 सेकंड है, ठीक है। दो लिख दे रहे हैं, सेकंड नहीं लिख रहे हैं। तो T बराबर 0 पर हमारा क्या कहते हैं T1, ये तो हमारा Q1 है। तो यहाँ पर T1 बराबर हमारा 0 है, T2 बराबर हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो अभी हमको Q1 और Q2 का मान भी क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। Q1 और Q2 का मान भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे मान निकालेंगे, 2 सेकंड पहले हम ये 1 है, ठीक है। तो Q बराबर हम पहले इसको लिखते हैं, Q बराबर आपका T² प्लस 4T प्लस आपका क्या है 5 है। तो T बराबर 0 रखने पर, T बराबर 0 रखने पर, ठीक है। T1 बराबर आप 0 रखेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए T बराबर 0 रख रहे हैं, तो ऐसे केस में ये पहली वैल्यू हो गई ना और ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये जो यहाँ पर Q1 निकल करके आएगा, तो Q1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो Q1 बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया। अब Q2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो T² प्लस आपका 4T प्लस आपका 5 है। तो आपको पता है कि यहाँ पर T बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा 2 सेकंड रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 2 सेकंड। तो इसमें जब रखेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस आपका 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो 4 प्लस आपका 4 दूनी 8 प्लस 5 हो जाएगा बराबर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई। अब आपको यहाँ पर पता है कि आई एवरेज यहीं पर निकाल दे रहे हैं हम, ठीक है। आई एवरेज बराबर आपका देखिए Q2 आपका कितना है 17 है, 17 निकल करके आ गया। माइनस Q1 आपका कितना है 5 है। अब बटे आपका जो है ये टाइम 2 माइनस क्या है आपका 0 है, ठीक है। आई एवरेज बराबर, ठीक है 17 माइनस 5 बटे क्या है 0 है। तो ये आपका 12 बटे 2 हो जाएगा बराबर 6 एम्पियर की करंट हमारी आएगी। देखिए एवरेज वैल्यू, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, तो उसका जो एवरेज करंट होगा वो क्या होगा। तो एवरेज करंट हमारी 6 एम्पियर है, ठीक है। एवरेज करंट हमारी क्या होगी
एम्पियर होगी। अब इस पर ग्राफ भी बनता है तो वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अब और अपर लेवल के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले t बराबर 0 रख के निकाल लेंगे तो Q1 का मान हो जाएगा, और उसके बाद जो है t बराबर आपका 2 सेकंड रखेंगे तो Q2 का मान हो जाएगा। तो उस तरीके से मान रख देंगे तो आपको एवरेज करंट क्या होगी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि अभी आपको नहीं बताए गए हैं। अभी तो ये शुरुआत था, क्वेश्चंस भी बताने क्या थे, ज़रूरी थे। और वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी तो जितना कंटेंट मैंने बता दिया है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, तैयार हो गए होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जिसको जूनियर इंजीनियर बढ़ना है पॉलीटेक्निक पाठशाला से जुड़े रहें, और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मैं दूंगा, इतना ज़्यादा कंटेंट मैं दूंगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब ये कंटिन्यूटी बन जाएगी, सभी लोग जुड़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में मैं 2 वीडियो क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। दोनों वीडियो जो है कम से कम 40 मिनट के होंगे, और 2 वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा, क्योंकि जेई का सिलेबस कंप्लीट करना है तो ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जेई में जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है थोड़ा और ज़्यादा डीप जा कर के समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो अब ऐसा नहीं कि सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कीजिए, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो जल्दी में सब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे तक का भी मैं क्लास ले लूँगा, जिस दिन रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या मैं समझूंगा कि हाँ अब इसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँगा। बस आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए।